मास्क जरूर लगाएं। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत दिल्ली से। ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है और लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साउथ वेस्ट मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण दिल्ली, पालम, सरिता विहार, द्वारिका समेत दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश के ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकबर रोड, शांति पथ, धौला कुआं, सरिता विहार, द्वारिका और दिल्ली कैंट की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ बीते कई दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी बारिश हुई है, जिसके बाद टेम्परेचर थोड़ा नीचे आया है। वैसे कुछ सड़कों पर पानी भी अब भरने लगा है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए। थोड़ी सी बारिश जहां एक तरफ राहत लेकर आई है, तो उन लोगों के लिए समस्या भी जो दफ्तर के लिए निकले थे, क्योंकि कई जगहों पर पानी भर जाने की वजह से यातायात थोड़ा धीमा जरूर हुआ। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना उस वक्त करना पड़ा जब रास्ता उन्हें बदलना पड़ा, क्योंकि जो रास्ते थे उनमें पानी भरा हुआ सा नजर आया है। कई लोगों की गाड़ियां भी इस पानी के बीच खराब हुई है। तो हम दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी सी बारिश ने लोगों की समस्याओं को एक तरफ बढ़ाया है, वहीं गर्मी से थोड़ी निजात जरूर दी है। वहीं इसका असर हवाई सेवा पर भी पड़ा। कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, कई डिले की गई हैं। दिल्ली में बारिश के बाद अक्सर क्या हालात होते हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये आईटीओ के पीछे की तस्वीरें हैं, जहां पर कई सारे सरकारी दफ्तर हैं और सुबह से लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद स्थिति ये है कि सड़क पर पानी इस तरीके से भर गया है कि गाड़ियों को निकलने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। ये आईटीओ की तस्वीरें और यहाँ पर कई सारे सरकारी दफ्तर हैं और ऐसे में जो पीछे की जो सड़क है वो पूरी तालाब में तब्दील हो गई है। देखिए कि गाड़ी के जो टायर्स हैं वो पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए हैं। बाइक, ऑटो, गाड़ियां सभी को निकलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह का वक्त है, समय से लोगों को दफ्तर पहुंचना है, लेकिन इस तरह से जगह जगह पानी भर जाने की वजह से लोग दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है गाड़ी को निकालने के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो गई है। और अक्सर ऐसा ही होता है जब दिल्ली में बारिश होती है तो इस तरीके की तस्वीरें नजर आती है। हालांकि एमसीडी की तरफ से ये कहा जाता है और प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि निकासी का काम कर दिया गया है या तैयारियां कर दी गई हैं मानसून को लेके, लेकिन फिलहाल वो तैयारियां जो हैं वो बारिश के बाद इस तरीके से नाकाफी साबित हो रही हैं। कैमरामैन पड़ेदास के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 8 इंडिया, दिल्ली। वहीं बारिश की वजह से दिल्ली की कई सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जबकि कुछ जगहों पर जैम लगने से लोग परेशान दिखे। उमस भरी गर्मी के बीच लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों को आज राहत मिली है। राहत कुछ इस तरह है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है और ये बारिश लगातार हो रही है, इसलिए तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और जो मौसम विभाग था उसकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि आजकल में बारिश हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मॉनसून की पहली बारिश ने दस्तक दे दी है दिल्ली और एनसीआर में। और ये सुबह की तस्वीरें आईटीओ की, जब आप देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है, हल्की बूंदाबांदी जरूर है, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर तेज बारिश भी हो रही है। तो आईटीओ में अगर आप तस्वीरें देखें तो बारिश के बाद जिस तरह से दिल्ली का हाल होता है कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गई है और उसकी वजह से जो सड़कों पर गाड़ियों की गति है वो काफी धीमी पड़ गई है। ये आप देखिए कि अक्सर सुबह के वक्त यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, लेकिन आज जब बारिश हुई है तो उसके बाद से ट्रैफिक जो है वो काफी स्लो हो गया है और ये लंबी गाड़ियों की कतार आपको दूर दूर तक नजर आ जाएगी। और देखिए हल्की सी बारिश कैसे दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर देती है। इसकी तस्वीरें जरा हम आपको दिखा दें। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली की वाटर लॉगिंग की तस्वीरें। पहली तस्वीर
प्रहलादपुर की है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के मुनिरिका की है, जहां हल्की बारिश के बाद ही सड़कों पर पानी भर गया, जिससे सुबह सुबह घर से निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। तीसरी तस्वीर दिल्ली के मथुरा रोड की है, जहां सड़कों पर पानी देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये महज कुछ मिनटों का पानी है। वैसे एम्स फ्लाईओवर के पास की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी से ही सड़कों पर पानी भर गया। वहीं आपको ये नारायणा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भी थोड़ी बारिश के बाद स्थिति कुछ ऐसी कि पानी भरने अब लगा है, जहां पर दिक्कतें भी अब लोगों की बढ़ने लगी हैं। और ये पुल प्रहलादपुर की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अब पानी भर चुका है। लोगों को वहां से गुजरने के लिए सोचना पड़ रहा है। जो गाड़ियां वहां से गुजरी हैं वो बंद पड़ गई हैं, धक्का मारकर गाड़ी को निकालना भी पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें पुल प्रहलादपुर की और मुनिरिका की तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश हुई है। उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि पानी भर चुका है और लोग अब इसी के बीच रहने को मजबूर हैं, क्योंकि तमाम वो दावे और वादे जो किए जा रहे थे कि मॉनसून दस्तक देने वाला है, ये पहले से ही जानकारी थी और ये दावे किए गए थे कि पानी भरेगा नहीं, जल भराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें यही गवाही दे रही हैं कि जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हो रही है और ऐसे में पहली बारिश के साथ ही तमाम दावों की पोल खुल गई है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के नारायणा में और ये पूरी सड़क का हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसमें आधे से ज्यादा सड़क जो है इस पे वाटर लॉगिंग हो चुकी है, पानी भर चुका है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि केवल एक हिस्सा ही सड़क का अब खुला हुआ है, जिसमें से बाइक या बाकी जो वाहन है वो जा रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि पानी ही पानी नजर आ रहा है। थोड़े दूर की तस्वीरें आप जहां देख रहे हैं वहां पर फुटपाथ और सड़क में फर्क नहीं पता चल रहा है, क्योंकि पानी इस कदर भर गया है, इसका लेवल इतना ऊंचा हो चुका है। आगे आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियां भी जा रही हैं वो संभल के जा रही है। सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली में अभी मानसून की बारिश होते होते 2 घंटे का समय भी नहीं हुआ है। और ऐसे में तमाम दावे जो मानसून की बारिश को लेकर किए जाते हैं, नालों की सफाई को लेकर किए जाते हैं, उनकी पोल पहली बारिश में ही खुलती हुई दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। जावेद इस वक्त हमारे सहयोगी लाजपत नगर से जुड़ चुके हैं। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के हालात से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। देखिए अर्पिता, लाजपत नगर से थोड़ा सा आगे हम बढ़ चुके हैं। इस वक्त हम मूलचंद फ्लाईओवर के पास हैं। मैं जरा आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सड़क के एक हिस्से में यहाँ पर जल भराव की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की एक टीम खड़ी थी जो यहाँ से पानी की निकासी का काम यहाँ पर कर रही थी। तो ये बताता है कि दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के बाद हालात किस तरह से हो गए हैं। तो ये पानी आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क के एक हिस्से में पानी भरा हुआ है। तो ऐसी तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग जगहों से दिखाई दे रही हैं। तो जल भराव की एक तस्वीर नजर आती है और बारिश के बाद जो दूसरा असर सड़कों पर दिखता है वो है ट्रैफिक का। मैं आपको ट्रैफिक की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मूलचंद से जो रास्ता एम्स और इधर जाता है आगे की तरफ, आप देखेंगे किस तरह से ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया है। तो ऐसी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से नजर आ रही हैं। ये बारिश का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आमतौर पर जब जाम बारिश में लगता है तो वो पानी भरने की वजह से लगता है। जगह जगह पानी भरता है, वाहनों की स्पीड स्लो होती है और जाम बढ़ जाता है। तो ये तस्वीरें हैं मानसून की पहली बारिश के बाद जो लाजपत नगर और मूलचंद फ्लाईओवर के आसपास दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल। और जरा जावेद, आप लोगों से बात कर पाए तो बात कीजिए, क्योंकि दावे और वादे तो बहुत हुए कि मॉनसून आने वाला है, दस्तक देने वाला है, इसकी जानकारी तो थी, लेकिन क्या इंतजाम उनको लग रहा है पूरे हुए हैं? क्योंकि कई जगहों पर देखिए पानी भरना शुरू हो गया थोड़ी सी बारिश के बाद। देखिए बिल्कुल, लगातार जो एजेंसीज हैं जो डिसिल्टिंग का काम करती हैं, नालों की साफ सफाई का काम करती हैं मानसून से पहले ताकि जल भराव ना हो, वो एमसीडी है। एमसीडी के नाले अलग होते हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले अलग होते हैं। जैसे अभी हम पीडब्ल्यूडी की सड़क पर खड़े हैं, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की टीम मौजूद थी। हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर जल भराव हुआ है, कब से आप खड़े हैं? तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे से वो इस जगह को यहाँ पर साफ कर रहे हैं, पानी निकालने का काम कर रहे हैं। तो जब आप जमीन पर उतरते हैं तो दावों की हकीकत का साफ पता चलता है, लेकिन इससे पहले तमाम दावे किए जाते हैं कि मानसून की तैयारियां
पूरी हो गई हैं। लेकिन किस तरह से पूरी हुई है वो तस्वीरें हमें साफ तौर पर सड़कें दिखाई दे रही हैं, किस तरह से हालात हैं। अभी हमारी सहयोगी भी दिखा रही थी किस तरह से दिल्ली के अलग अलग जगहों पे वाटर लॉगिंग हो रही है। तो ये तस्वीरें सड़क पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि कितनी तैयारी थी और कितने दावे थे और जमीन पर हकीकत क्या है। ठीक रही जरा आप साथ, जरा हिमाचल प्रदेश का रुख भी कर लेते हैं। वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां कांगड़ा जिले के शाहपुर में पहाड़ के मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है अभी भी करीब 10 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। एक रोज पहले भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिसकी चपेट में एक मकान आ गया था। मैं 5 मिनट पहले निकली है बस। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से वहां घूमने फिरने के लिए पहुंचने वाले और वहां रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से नदियों और झरने के पास नहीं जाने की अपील की गई। बारिश के दौरान लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में 14 जुलाई से 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। जो एक मकान इसकी चपेट में आया उसके बाद लोगों को ढूंढने की कोशिश इस वक्त रेस्क्यू टीम की तरफ से हो रही है। तो आसमान से जो आफत बरसी उसका असर कुछ ऐसा हुआ कि कई मकान इसकी जद में आ गए, कई लोगों की जान पर बनाई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से वहां घूमने फिरने के लिए पहुंचने वाले और वहां रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। लोगों से नदियों और झरने के पास नहीं जाने की अपील की गई है। बारिश के दौरान घरों में रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो पाए। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में 14 से 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया गया है और सभी एसपी को कह दिया गया है कि जहां भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की अगर ज़रूरत रहेगी तो उस बात के लिए भी आप सजग होकर के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और ख़ास तौर से ये सीज़न अभी टूरिज़्म की दृष्टि से भी हमारे लिए अहम है। बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट पूरे देश भर से यहाँ आए हैं और टूरिस्ट ऐसी जगह ना जाएं जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं बरसात के मौसम में। इसके लिए भी हमने डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी को कहा है कि थोड़ा रेगुलेट करें सारी चीज़ों को। अब बिहार के मुजफ्फरपुर आपको लिए चलते हैं, जहां से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। वहां भारी बारिश की वजह से नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसके बाद वहां के हालात बिगड़ गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखा। लोगों के मकानों में पानी घुस गया, बल्कि यूं कहें कि उनके मकान पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर खड़ी छोटी गाड़ियां तो पानी में नजर ही आनी बंद हो गई, जबकि वहां खड़े ट्रकों का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा दिखा। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। ऐसे में गांव से बाहर जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ नाव ही एक सहारा बचा है। सभी गांव वाले नाव के जरिए ही कहीं आते जाते दिखे। और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरअसल ये आंकड़े जारी किए हैं। 24 घंटे में कोरोना से करीब 2000 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में कोरोना के 31,443 नए केस सामने आए हैं। तो न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर है। तो कोरोना के केसेस जो कम हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि दूसरी लहर का खतरा अब कम हो रहा है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जारी किए हैं आंकड़े, जिसके मुताबिक मौत का आंकड़ा भी देखिए बढ़ा है और साथ ही साथ जो केसेस हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ा है। और ये खतरे की घंटी भी हो सकता है। क्या अभी हम तीसरी लहर में प्रवेश करने की दिशा में तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ये तमाम सवाल अब खड़े हैं, क्योंकि केसेस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में करीब
मामले सामने आए हैं। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर है, जहां एक तरफ बार बार लोगों को ये कहा गया कि जागरूक रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। नतीजा ये कि एक दिन में मौत का जो आंकड़ा है, देखिए कितना ज्यादा, 2000 के करीब लोगों की मौत पिछले अगर केवल 24 घंटे की बात करें तो सामने आया है, और 31,000 नए केस करीब सामने आए हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, ये बहुत चिंता की बात है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा तो मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि मौत के आंकड़े बढ़े हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, यानी खतरा बढ़ रहा है और उस खतरे से जागरूक होना ही जरूरी है। क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी, चाहे वो दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें हो, चाहे वो मनाली और शिमला की तस्वीरें हो, लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं, ना चेहरे पर मास्क है, ना लोगों के बीच जरूरी दूरी है। और इसी का खमियाजा कुछ ऐसा कि तीसरी लहर में क्या हम प्रवेश कर रहे हैं, ये सवाल अब गहराता जा रहा है। क्योंकि 24 घंटे में देखिए आप, 31,443 नए केस 24 घंटे में सामने आए, और मौत का आंकड़ा, सबसे खास बात ये, मौत का आंकड़ा बेहद बड़ा है, 2000 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। और अब आपको बारिश के बाद मुसीबत की दो तस्वीरें जरा दिखा दें। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां कुछ ही देर में इतनी बारिश हुई कि एक कार मलबे में फंस गई। पहाड़ों से पानी और मलबा गिरने की वजह से सड़क टूट गई और ये कार वहीं फंस गई। गनीमत रही कि समय रहते कार में बैठे लोग बाहर निकल गए, जबकि वहां से जा रहे कुछ लोगों ने अपनी कार पहले ही रोक दी। उत्तराखंड के टनकपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें रहीं। वहां के चंपावत में जाने के रास्ते में एक कार मलबे के बीच में फंस गई। किसी तरह कार सवार चालक को गाड़ी से बाहर सुरक्षित निकाला गया, लेकिन गाड़ी दलदल बन चुके मलबे के बीच अभी भी फंसी हुई है और कार को मलबे से निकालने की कोशिशें जारी। उधर जम्मू कश्मीर में मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। वहां श्रीनगर को उरी से जोड़ने वाली सड़क भारी बारिश के बाद पहाड़ से मलबा आने से बंद हो गया, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। इस घटना के बाद प्रशासन की एक टीम सड़क से मलबा हटाने के काम में जुट गई। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद मशहूर कैंपटी फॉल जैसे तालाब में बदल गया। जो तस्वीरें वहां से आई हैं उसमें झरना तेजी से बहता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था जैसे किसी बांध से पानी छोड़ा जा रहा हो। तस्वीरें देखकर लग ही नहीं रहा कि ये वही कैंपटी फॉल है जिसमें कुछ दिन पहले भारी भीड़ नजर आई थी, क्योंकि सैलाब की वजह से झरने की हालत ऐसी हो गई है कि किसी के लिए वहां नहाने जाना तो दूर, उसके करीब जाना भी मौत के मुंह में जाने जैसा हो गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर आज दोपहर 2:30 बजे अहम बैठक होगी। सचिवालय ने इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 18 के दीपांकर भट्ट की खबर है कि इस बैठक में कांवड़ यात्रा पर फैसला हो सकता है और ये माना जा रहा है आखिरी फैसला हो सकता है, क्योंकि सीएम खुद यहां पर मौजूद होंगे। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। आज दोपहर 2:30 बजे बताया जा रहा है ये अहम बैठक होनी है। सचिवालय में इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे, साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और खबर तो ये भी कि कांवड़ यात्रा पर आज फैसला 2:30 बजे जो बैठक होनी है उस पर हो सकता है। तो वो फैसला क्या होगा, क्या इसकी इजाजत कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए दी जाएगी या इस पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि इससे पहले जब पुष्कर सिंह धामी ने एक्सक्लूसिव बात की थी न्यूज़ 18 इंडिया से, तो कहा था क्योंकि लोगों की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके मद्देनजर ही कोई फैसला लिया जाएगा। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपांकर, यानी 2:30 बजे ये बैठक होनी है और क्या आज ही माने कि ये फैसला ले लिया जाएगा कि कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, ये उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं 2:30 बजे। उस बैठक में तय हो जाएगा कि कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में होगी या नहीं होगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें यह है कि RT-PCR टेस्ट की बाध्यता यहाँ पर रखी जाए, जिन लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी हो उनको यहाँ पर आने की परमिशन दी जाए। इस तरह की अभी चर्चाएं। मेरे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक भी हैं, यतीश्वरानंद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आज जो मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं क्या हम उसमें उम्मीद करें कि कुछ निकल कर आ सकता है कांवड़ को लेके। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री बैठक। हेलो
आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे कावड़ को लेकर बैठक करेंगे और मैं समझता हूँ उसमें कोविड का ध्यान रखते हुए कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री जी। तो ये कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद और नीरज साफ तौर पे कह रहा है कि मुख्यमंत्री जो बैठक करने वाला है उससे कोई पॉजिटिव मैनर में कोई फैसला आएगा, यानी हो सकता है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रोटोकॉल तैयार किया जाए, ऐसी एसओपी तैयार की जाए ताकि कांवड़ियों को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए और उनकी संख्या भी कहीं सीमित की जाए। बिल्कुल, तो यानी देखिए दीपांकर, कुल मिलाकर ये 2:30 बजे बैठक होनी है, नजर इस पर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा था कि लोगों की जान भी न जाए, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान पर आए, इसलिए क्या ये संकेत इसको माने जाएं कि इजाजत दी जाएगी लेकिन नियमों का पालन वहां पर पूरे करवाए जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि वो कांवड़ यात्रा को बैन नहीं करने जा रहे और उत्तर प्रदेश की जिस तरह स्थितियां है वहां पर कैसे कांवड़ चलेंगी, वो व्यवस्थाएं, वहां पर जो कांवड़ की टोलियां है उनसे बातचीत की जाएगी और उसके हिसाब से पूरा कांवड़ यात्रा का वहां पर कार्यक्रम बनेगा। उसी हिसाब से उत्तराखंड सरकार को हरिद्वार में, खास तौर पर हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ियों को टैकल करना है, वहां पर उन्हें कैसी व्यवस्थाएं करनी है, टेस्टिंग की क्या व्यवस्था रहेगी, वहां पर गंगा जल कहां से उठा सकते हैं, दो लोगों के बीच में दूरी किस तरह से रहेगी, इसको लेकर आज विचार हो रहा है। उम्मीद इस बात की है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता पुष्कर धामी निकालेंगे कि कांवड़ियों को भी आने की इजाजत दी जा सके और कहीं यात्रा भी इस पर प्रभावित ना हो। ठीक है, शुक्रिया दीपांकर। उधर देखिए, कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 18 से इंटरव्यू में क्या कहा था, जरा आपको वो भी जल्दी से सुनवा दें। सबसे बड़ा सवाल इन दिनों में उठा हुआ है, जिस पे आप भी कई बार कह चुके, वो ये कि कांवड़ यात्रा क्या होगी या नहीं होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में है और उसमें पंजाब, हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य आते हैं। जो यात्रा है वो यात्रा केवल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की नहीं होती है। जब वो फुल कैपेसिटी में यात्रा चलती है तो वो 3 करोड़ तक पहुंचती है और 15 दिन में 3 करोड़ लोगों का आगमन होता है वहाँ। लेकिन ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय तो है हमारा, लेकिन उससे ज़्यादा अभी ज़रूरी है हमारे लिए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा, क्योंकि भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे किसी की वहाँ पर जान जाए, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सारे पहलुओं पर विचार हम कर रहे हैं, आधिकारिक लेवल पर उसकी वार्ताएं चल रही हैं। अगर उच्च स्तरीय वार्ता की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी करेंगे। अभी यानी कि आप कहेंगे कि फैसला हुआ नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी। नहीं, उत्तराखंड की जो सरकार है मेरे से पहले वाली, जिसमें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तीरथ सिंह रावत जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कैबिनेट ने 30 जून को तय किया था कि यात्रा नहीं होगी। फिर योगी जी ने फ़ोन किया कि होनी चाहिए। नहीं, योगी जी ने इस पर बहुत ज़्यादा उनका ऐसा नहीं था, वो उनकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने कहा था कि अधिकारी लेवल पर वार्ता होनी चाहिए और वार्ता चल रही है। तो उसके बाद फैसला होगा, यानी कि अभी मतलब ये कहा जाए कि अभी पुनर्विचार वाली स्थिति है। हाँ, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले लोगों की जान माल की सुरक्षा है कि किसी भी प्रकार से लोगों की जान को जोखिम में नहीं डालना है। वही देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया एक्सक्लूसिव। उसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। लाखों शिव भक्त बड़ी दुविधा में है कि इस बार कांवड़ यात्रा होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर असमंजस में है। यूपी सरकार का क्या कहना है इस विषय के ऊपर, क्योंकि कोरोना की 3rd वेव का भी बड़ा खतरा है। देखिए, हर एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है जी, और हर एक व्यक्ति को जो है सतर्कता, बचाव करना होगा अपना। ये महामारी है, ये चेहरा देख करके नहीं आती है, जाति, मत और मजहब देख के भी नहीं आती है। महामारी में जितना कोई व्यक्ति बचाव कर पाएगा, वही सतर्कता उसे इस महामारी से बचा पाएगी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराया, फ्री में वैक्सीन कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश ने इसके बारे में बैठक कर ली है और हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि एक कावड़ संघों के साथ संवाद बनाना और कावड़ संघों के साथ संवाद बना करके जिन लोगों के संकल्प हैं,
हम उनको रोकेंगे नहीं। कावड़ यात्रा पे कोई बैन नहीं हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने का, उनके साथ संवाद बनाकर के संख्या सीमित करने का, और जितनी कम संख्या हो सकती उतनी कम संख्या में लोग जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल का भी पालन करवा पाएंगे, उनके लिए सुविधा भी दे पाएंगे। लेकिन हम किसी चीज को बैन नहीं करेंगे, हम हर प्रकार की सुविधा भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे। एक सवाल इस पे जरूर खड़ा होगा कि कांवड़ यात्रा को आप बैन नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीमित दायरे में शिव भक्त जो है वो आ सकते हैं और अपनी आस्था का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तीसरी वेव का खतरा है, प्रधानमंत्री ने भी अपनी जो नई कैबिनेट ली उसमें भी उस बात को रखा जो सोर्सेस से खबर आई। क्या आपको लगता नहीं है कि यात्रा रोक दें तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, जैसा एक्सपर्ट्स मानते हैं, हम लोग, देखिए जैसा डॉक्टर्स मानते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं ना, ये चीज तब भी हो रही थी जब हम प्रयागराज में माघ मेला कर रहे थे, और माघ मेला में हमने सावधानी बरती। माघ मेला में हर दिन 20 लाख लोग प्रयागराज में रहते थे और 1.5 महीने तक रहे। मुख्य स्नान जो थे उन सभी, चाहे वह मकर संक्रांति रही हो, माघी पूर्णिमा रही हो, बसंत पंचमी रही हो, इन सभी मुख्य स्नानों में 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने वहां स्नान भी किया है। लेकिन हर स्तर पर सतर्कता बरती गई, सावधानी बरती गई, टेस्ट किए गए। इसके बाद फिर हम लोगों ने शिवरात्रि से लेकर के और होली तक वृंदावन में वैष्णो कुंभ का आयोजन भी किया। बहुत सफलतम था एक आयोजन भी जी। हमने हर एक स्तर पर सावधानी बरती, और हम यही कावड़ यात्रा के लिए भी कह रहे हैं, बैन नहीं करेंगे। ये केवल गाजियाबाद से हरिद्वार तक ही नहीं जाती है, प्रयागराज से काशी के बीच भी जाती है, अयोध्या से बस्ती भी जाती है, आपकी बरेली में भी, गोरखपुर में भी, मुरादाबाद में भी, हर एक जगह निकलती है। हम सुरक्षा भी देंगे, लेकिन हमारा निचले स्तर पर संवाद भी है, और लोगों से बोला जा रहा है, कावड़ संघों से, कि आप सीमित संख्या में जाएंगे, ज्यादा नहीं, कम संख्या में लोग जाएंगे। और हर एक जगह होता है, बाराबंकी में भी होता है, लखनऊ, बाराबंकी, सभी जगह होता है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा टालने की मांग की है। आईएमए ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है और तीसरी लहर के खतरे का हवाला दिया है। तीसरी लहर का आतंक पता नहीं वो अगस्त में होगी या सितंबर में होगी या होगी या नहीं होगी, लेकिन हम सबको अभी हमारे विचार में जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, और किसी किस्म की भी रिलीजियस गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। इसी तहत बाकायदा जो ये कावड़ यात्रा हो सकती है, जिसमें हज़ारों लोग हरिद्वार की तरफ जाते हैं कावड़ के लिए, तो हमारा विचार है कि ये चीज़ थोड़ी कम हो जाए या ना हो, उसके लिए लेटर लिखा गया है। तो ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो बाकायदा कोरोना का डर डेफिनेटली बढ़ेगा। इसी बीच एक बड़ी और दुखद खबर आ रही है। यशपाल शर्मा के निधन की जुड़ी हुई, पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हुआ है। 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे यशपाल शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से बताया जा रहा है निधन हुआ है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो 66 साल के थे। तो बड़ी दुखद खबर ये कि दिल का दौरा पड़ने से यशपाल शर्मा, जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वो रहे हैं, उनके निधन से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। यशपाल भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे मुकाबले में मैदान में उतर चुके हैं। अमृत आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमृत, ये बेहद दुखद खबर कि यशपाल शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल अर्पिता, मतलब यकीन करने वाली बात, मतलब मुझे बहुत वो लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी। 1983 वर्ल्ड कप टीम को जीतने के 80 साल पे न्यूज 18 इंडिया ने इंटरव्यू भी किया था, और काफी उसमें फिट नजर आ रहे थे। बहुत ही हंसमुख चेहरा है यशपाल जी। जब वो क्रिकेट खेला करते थे, मैदान के अंदर, मैदान के बाहर, कई चीजें याद आ रही है उनकी। और सडनली इस सुबह जब हमें खबर मिली कि मेजर हार्ट अटैक उनको हुआ और उनका निधन हो गया, तो ये मतलब मैं कहूँ कि शॉकिंग खबर थी सबके लिए। और बहुत ही, जिन प्लेयर से मेरी बातचीत अभी हो पाई है, जो 1983 वर्ल्ड कप टीम विनिंग टीम के प्लेयर्स हैं, वो सारे अभी सदमे में हैं कि ये मतलब यकीन करने वाली बात नहीं है कि यशपाल जो
कुछ दिन पहले इतने हंसमुख थे, फिटनेस को लेकर काफी वो सिंसियर थे, कई चीजों को लेकर वो बहुत ही उनकी उम्दा इमेज थी भारतीय टीम में, भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच में, और एक बेहद दुखद खबर सबके लिए। बिल्कुल। और अमृत, क्या वजह ये हार्ट अटैक की जो बताई जा रही है, ये पहला हार्ट अटैक था? कितने बजे उनका निधन हुआ? देखिए, ये अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन जो खबर हम तक पहुंच पाई है, जो जिनसे हमारी बातचीत हो पाई है बीसीसीआई के मेंबर से और टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ियों से जो 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य हैं, उनके मुताबिक दिन में ये उनको हार्ट अटैक आया है, जिसके कारण उनकी निधन हो गई है। मौके पर ही उनकी निधन हो गई है, मौका भी नहीं मिला कि उनको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जा सके, ऐसी जानकारी अभी तक मिल पाई है। और अभी कुछ देर पहले मेरी कई प्लेयर से बातचीत हो रही थी, जिसमें श्रीकांत हैं, श्रेयस किरमानी जी हैं, वो लोग भी बहुत सदमे में थे कि यार ये कैसे हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम उस बातचीत को याद कर रहे थे कि 1983 वर्ल्ड कप टीम की जब विनिंग मोमेंट्स को हम एंजॉय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो यशपाल जी कई चीजें खुलकर बात कर रहे थे। मतलब अगर अर्पिता किसी इंसान की छवि को अगर आप देखना चाहें तो मैदान के अंदर एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, मैदान के बाहर वो प्लेयर कैसा है, वो इंसान कैसा है। यशपाल जी की जो छवि रही है, मैदान के अंदर एक हंसमुख प्लेयर रहे हैं, मैदान के बाहर वो मीडिया कर्मियों से भी बहुत ही हंसमुख रहे हैं, कई सारे चैनल्स के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट भी रहे हैं, हमने भी कई सारे पुराने शोज उनके साथ किए हैं। तो बहुत मैं कहूँ कि एकदम दिल से हर बात करने वाले, दिल से क्रिकेट को जीने वाले, दिल से हर बात बोलने वाले, बहुत ही ऐसे खुले मतलब क्रिकेटर्स बहुत कम मिलते हैं, जिनमें से एक नाम यशपाल जी आज हमारे बीच नहीं रहे दिन में। बिल्कुल। और ये दुखद खबर, जैसे ही जानकारी जिसको मिली होगी, पूरा क्रिकेट वर्ल्ड इस वक्त दुख में होगा। न सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस वक्त दुख में होगी। और इनके योगदान को देखिए अमृत भूला नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए 37 टेस्ट, 42 वनडे मुकाबले इन्होंने जीते हैं, बड़ा योगदान रहा है इनका। देखिए, खिलाड़ी के तौर पर हर कोई यशपाल शर्मा को जानता है कि उनकी काबिलियत क्या थी, और जिस तरह से जब अर्पिता जो मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ 1983, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स जब एक साथ बैठते हैं, मतलब पूरी टीम एक साथ बैठी हुई थी, और जब हम बात कर रहे थे प्लेयर्स से अनऑफिशियली, यानी कैमरे के पीछे जब हम बात कर रहे थे, जब प्लेयर्स की बातचीत होती है, तो यशपाल को लेकर हर कोई कहता था कि यशपाल शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी था भारतीय टीम में, खासतौर पर जो उस दौर के जो कप्तान थे 1983 में, कपिल देव, कपिल पाजी ने साफ तौर पर कहा था कि अमृत, हर टीम में यशपाल जैसा खिलाड़ी हो तो उस कप्तान के लिए कई चीजें आसान हो जाती हैं। कई बार उन्होंने गेंदबाजी में भी, बहुत ज्यादा विकेट उनका नाम नहीं है, लेकिन कई क्रूशियल टाइम पे उन्होंने विकेट थ्रू दिया भारतीय टीम को। कई मूवमेंट पे ऐसी इन्होंने इनिंग खेली है जो भारत के लिए बहुत काम आई है। तो एक कप्तान का जब एक हौसला बढ़ जाता है, जब कपिल देव जैसा महान क्रिकेटर और महान कप्तान जब ये बोले कि यशपाल जैसा खिलाड़ी हर टीम में हो, तो उस टीम के मैदान के अंदर और मैदान के बाहर, क्योंकि यशपाल जी जितने मैदान के अंदर हरफन मौला तरीके से खेलते थे और जो उनका नेचर था, वो मैदान के बाहर भी, यानी ड्रेसिंग रूम में हम बात कर लें और उनके साथ हम होटल की हम बात कर ले, जब होटल में टीम मीटिंग होती थी, उसमें यशपाल का मूवमेंट जो होता था, यशपाल की जो जोक्स होते थे, वो टीम को एक अलग लेवल पर ले जाते थे। और हर टीम में, कपिल पाजी पहले भी कहे हैं और आज भी कहते हैं कि हर टीम में ऐसे खिलाड़ी होना बहुत जरूरी होता है। जैसे जी यशपाल जी का जो नेचर था, जहां शांत होना है वहां शांत है, जहां मजाक करना है वहां मजाक करना है, जहां उनको समय के मुताबिक वो अपने आप को समझते थे कि अभी मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो यशपाल जी की यही खासियत उनको आज, मतलब हर क्रिकेट फैंस की बात मैं करूं, क्रिकेट जर्नलिस्ट की बात करूं, जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं उनकी बात करूं, यशपाल ने कभी किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। हमने कितनी बार भी अप्रोच किया तो वो बोलते थे कि देखो अभी अमृत हम बात नहीं कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मेरा ऑफिशियल टाइप किसी और चैनल से है, हाँ, लेकिन ये खबर कंफर्म है, तुम इसको चला सकते हो या इस पे बात कर सकते हो, या वो अपने विचार को व्यक्त जरूर करते थे। कभी उनके अंदर ऐसा हमें नजर नहीं आया कि नहीं आप इस खबर पे मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसी और चैनल से है। वो खुल के बात करते थे, खुल के बातें बताते थे कि हाँ ऐसा है, ऐसे हम कर सकते थे, ये हो सकता था। तो मैं कहूँ कि एक बहुत ही दुखद खबर है अर्पिता, क्योंकि बिल्कुल दिन पहले की बात है, ये कुछ दिन पहले की बात है, हमारी मुलाकात हुई है, बहुत फिटनेस को लेकर काफी सिंसियर थे वो सारे प्लेयर्स, बातचीत कर रहे थे। यानी देखिए अमृत, आज जो उन्होंने क्रिकेट खेला सिर्फ उसके लिए नहीं, एक शख्सियत के तौर पर, एक इंसान के तौर पर भी देश और क्रिकेट वर्ल्ड उनको याद कर रहा है, क्योंकि ऐसी शख्सियत होना भी क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत जरूरी है, जैसे कपिल पाजी भी कहते रहे हैं। अमृत, शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 11 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार दोनों संदिग्ध आतंकियों को एटीएस अब कानपुर और कश्मीर ले जाने की तैयारी कर रही है। दोनों संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन 26 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में हैं। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि संदिग्ध आतंकियों में एक मिन्हाज ने कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल खरीदी थी। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खाते में मिन्हाज ने रकम भी भेजी थी। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी जुड़ा था।
एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार में आतंकी अपनी साजिशों में किसी भी तरह कामयाब नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक सारी एजेंसियां अलर्ट हैं और आतंकी गतिविधियां करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यूपी एटीएस ने अलकायदा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। लखनऊ के ककोरी से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सीरियल ब्लास्ट की साजिश ये लोग रच रहे थे और इनके टारगेट पे 2 बड़े नेता भी थे। अब वो कौन नेता थे, एक आंकलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आप टारगेट पे हो सकते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को या यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी संस्थाएं पूरी तरह अलर्ट हैं, कार्य कर रही हैं और ऐसे तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार भी हैं। एक दूसरा जी जो है, जो भी तो साहसिक प्रयास करेगा तो उसको उसकी कीमत और उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। एटीएस की कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए जाने का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है, जबकि अखिलेश सरकार के दौरान आतंकियों के मुकदमे तक वापस लेने के लिए प्रयास किए गए। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। 2012 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने के प्रयास किए थे। तो हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन हाईकोर्ट को कि उन्होंने उसको स्टे किया था, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर आते तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होती। ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है राजनीति का चोला पहन करके। पर आतंकवाद को लेकर राजनीति हो रही है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि बम किसी की जाति मत मजहब नहीं देखता। जो प्रेशर, इससे पहले हमने बाटला हाउस में ऐसा देखा था। प्रेशर कुकर बम जो मिले हैं कल जी, अगर वे कहीं फटते तो कोई निर्दोषी चपेटे में आता है और कोई निर्दोष, उसका कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। और वह जो निर्दोष उसकी चपेट में आता तो क्या उसकी कीमत या उस परिवार में उन लोगों को वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी लाते क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लोग जनता के विश्वास के साथ और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। जब सत्ता मिली थी तब दंगा करवाते थे, प्रदेश के संसाधनों में लूट करवाते थे, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, अपराधियों को सत्ता अपराधियों की सरप्रस्त बन करके उनके सामने गिरवी रख दी गई थी। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया गया है और न होने दिया जाएगा। ये हम लोग प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हैं और इस बात को मानिए, हम लोग हैं, राज्य में हर व्यक्ति को बहुत सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए। वहीं लखनऊ में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कहा था, जरा आपको वो भी सुनवा दें। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस के पीएल पुनिया ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। सर, अभी आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया था। उस पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एजेंसियां अलर्ट हैं और इन सबका पर्दाफाश होगा। देखिए, अगर किसी का टेरर एक्टिविटीज से संबंध नाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है।
देखिए जो देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उसके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों में विशेष रूप से सिर्फ ये कह देना कि इनके फला टेरर ग्रुप से संबंध थे, वो पर्याप्त नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार को पारदर्शिता दिखाते हुए तथ्य सामने लाने चाहिए कि ये तथ्य है, इसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और इसके आधार पर उनका जो लिंक है टेरर ग्रुप से वो एस्टेब्लिश होता है। वो अगर किया जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि जो सवाल खड़े किए कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे अन्य किसी राजनीतिक दल से हो, तो वो सवाल फिर उसका जवाब अपने आप हो जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।